जय श्री कृष्ण बच्चों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब क्या होती है और उनकी डिस्कवरी वगैरह कब हुई है, और जो हम उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। ये चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिए और हम आज एक्सरे ट्यूब के बारे में सारी चीजें जान लेंगे कि अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। जो इसके पार्ट्स रहेंगे उसकी अलग अलग लेक्चर बना के अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि ये अगर एक ही टॉपिक में बनाऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। हमें इतना बड़ा लेक्चर नहीं लेना है, हम धीरे धीरे करके चीजों को समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। छोटी छोटी कुछ चीजें पढ़ेंगे एक दिन में और उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरे ट्यूब, सबसे पहले तो एक्सरे ट्यूब होती क्या है। एक्सरे ट्यूब क्या होती है। एक्सरे ट्यूब जो एक डिवाइस है, एक्सरे ट्यूब एक डिवाइस है जो एक्सरे को प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, वो हो गई एक्सरे ट्यूब। ठीक है। एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है, बॉक्सिंग कप होता है, फोकल स्पॉट होता है, ग्लास इन्वेलप होता है और हाउसिंग होती है उसकी, प्रोटेक्टिव हाउसिंग। तो ये सारी चीजें ना हम अलग अलग लेक्चर में अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्यूब्स बनी हुई है और उनका स्ट्रक्चर कैसा कैसा है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनी थी, डिस्कवरी हुई थी हमारी कोल्ड कैथोड ट्यूब का। ठीक है। कोल्ड कैथोड ट्यूब है, उसकी डिस्कवरी W.D. कॉलिज ने की थी, जो कि सन 1903 में हुई थी। हमारी एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी 1895 में, 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, और जो एक्सरे ट्यूब की डिस्कवरी हुई थी वो 1903 में हुई थी। तो ये जो 1903 में जो कोल्ड कैथोड ट्यूब की डिस्कवरी हुई थी, ये रेडियोग्राफिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित थी, पूरी तरीके से रेडियोग्राफिक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड थी, उसके ऊपर बेस्ड थी। जो कोल्ड कैथोड ट्यूब थी वो बहुत पहले की ट्यूब, मतलब कि सबसे पहली ट्यूब कोल्ड कैथोड ट्यूब ही है, जो कि पार्शियली वैक्यूम है। पार्शियली वैक्यूम मतलब कि वो आधी वैक्यूम, मतलब कि उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं पर उसके अंदर लिक्विड और सॉलिड्स नहीं होते, उसके अंदर केवल गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे बहुत ही कम मात्रा में, तो उसको पार्शियली वैक्यूम बोल दिया। मतलब कि वो आधी वैक्यूम है और आधी नहीं है, मतलब उसमें कुछ चीजें है और कुछ चीजें नहीं है, और जो गैस है वो भी बहुत कम अमाउंट में है, तो इसलिए पार्शियली वैक्यूम बोल दिया। तो ये जो ट्यूब होती है, इसके अंदर जब एक्सरे प्रोड्यूस करना होता है तो इसके अंदर हाई वोल्टेज को दिया जाता है। हाई वोल्टेज किस काय में ट्रांसफर करेंगे, कैथोड में। कैथोड में जैसे हाई वोल्टेज ट्रांसफर करेंगे, कैथोड है वो गर्म होगा और गर्म होकर थर्मोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, पर वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये गैस मॉलिक्यूल्स के साथ आयोनाइजेशन करेंगे। जब आयोनाइजेशन करेंगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और वो सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सरे ट्यूब के अंदर एनोड जो है उसके ऊपर फोकस हो जाएंगे, उसके ऊपर गिरेंगे, तो वहां से प्रोड्यूस होगी हमारी एक्सरे। चलिए हम इसको इमेज में देख लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये हमारी एक्सरे ट्यूब, पुरानी जो एक्सरे ट्यूब थी उसकी इमेज। तो इसमें देखिए, जब यहाँ से हाई वोल्टेज दिया गया, यहाँ से हाई वोल्टेज दिया गया तो कैथोड के अंदर करंट आया, ये हमारा कैथोड हो गया। कैथोड के अंदर जब करंट आया तो कैथोड के यहाँ पे थर्मोनिक इमिशन हुआ। थर्मोनिक इमिशन हम आगे लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेंगे। थर्मोनिक इमिशन अभी के लिए ये जानो, थर्मोनिक इमिशन जो होता है उसमें अगर किसी भी मेटल को गर्म किया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। तो थर्मोनिक इमिशन हुआ तो उसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से बहुत इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स से बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे फैले हुए थे, तो गैस मॉलिक्यूल के साथ में जाके उन्होंने आयोनाइजेशन किया। आयोनाइजेशन करके बहुत सारे हो गए, तो ये जाके स्ट्राइक किया एनोड के ऊपर। जब एनोड के ऊपर स्ट्राइक किया तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस हुई, एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो कि यहाँ से इस एंगल की वजह से ये नीचे की तरफ ऐसे चली गई। तो ये हमारी एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया कोल्ड कैथोड ट्यूब में, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के होने के बाद हो रहा था। ठीक है। इसमें ये जो है ये एनोड है, ये एंटी कैथोड टारगेट जो है ये एनोड है। ये दोनों एनोड ही होते हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो और ये रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेट करता है, और ये पार्शियली वैक्यूम होती है। इसके अंदर कोई सॉलिड या लिक्विड नहीं होता है, इसके अंदर बस गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये चीजें नहीं पूछ सकते। ये बेसिक सा हो गया, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है तो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, और सारी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ वैसे तो। बाकी अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ वो समझ में नहीं आती है। कुछ वर्ड्स जो है वो मैं इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ। मेरे को भी हिंदी नहीं आती है, मेरी भी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, मैं जितना हो सके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके बता दूं। तो जो भी आपको समझ में ना आता हो, या तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये हमारी कोल्ड कैथोड ट्यूब जो कि अभी यूज नहीं होती है, इसको
हमने पढ़ लिया है। हम आगे ट्यूब पढ़ेंगे जो हमारी अभी मॉडर्न जो है वो एक्सरे ट्यूब पढ़ेंगे जो हमारी सबसे ज्यादा काम की है। ये हमारे काम की नहीं है पर इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, इसलिए हमने पढ़ लिया। आगे जो हम ट्यूब पढ़ेंगे वो हमारे बहुत ज्यादा काम की है क्योंकि वो अभी भी यूज हो रही है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो ये ट्यूब है इसका नाम है कोलिज ट्यूब, मतलब कि कोलिज की ट्यूब है या फिर इसको मॉडर्न एक्सरे ट्यूब भी बोला जाता है। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाद में बनी हुई है और मॉडर्न है इस वजह से। तो जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है इसकी डिस्कवरी भी WD कोलिज ने ही की थी, पर ये थोड़े टाइम के बाद की थी, 1913 में की थी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब की डिस्कवरी। तो ये जो ट्यूब है ये कोलिज के प्रिंसिपल पर आधारित, जो कोलिज की जो पिछली ट्यूब थी उसके प्रिंसिपल पर ही आधारित है, पर इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये हम चेंजेस देख लेते हैं क्या किए। जो ये ट्यूब है ये एक तरीके से डायोड है। जो ये एक्सरे ट्यूब है कोलिज ट्यूब या फिर मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है ये एक तरीके से डायोड है जिसके अंदर की टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो कैथोड होता है। टंगस्टन फिलामेंट जो है उसको कैथोड को ही बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है कैथोड को। उसके अंदर टारगेट जो होता है जिसके ऊपर एनोड स्ट्राइक, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं वो टारगेट हो गया। तो एनोड जो है वो टारगेट का काम करता है इसमें। और ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर होते हैं। इवैक्यूएटेड मतलब कि उसके अंदर कुछ भी अंदर जा नहीं सकता और आ नहीं सकता, वो बिल्कुल पैक होती है। उसके अंदर दो सर्किट्स होते हैं जो कि फिलामेंट को हीट करते हैं, मतलब कि उसको गर्म करते हैं। फिलामेंट जो हो गया अपना कैथोड को गर्म किया जाता है, उसके लिए दो सर्किट्स होते हैं उसमें। और उसके अंदर स्पेस चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन्स का। स्पेस चार्ज मतलब कि उनका क्लाउड बनता है। स्पेस चार्ज होता है मतलब कि उनका बादल जैसा बनता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं गुच्छे में, उसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में होती है। अब हम इसको इमेज के बेस पे देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कैथोड जो होता है वो इसी साइड में होता है। ये कैथोड हो गया, ये हमारा माइनस चार्ज वाला कैथोड हो गया। तो कैथोड हो गया और प्लस चार्ज वाला एनोड हो गया। ये इस साइड में एनोड हो गया। तो जो एनोड है ये एनोड की प्लेट हो गई। जो एनोड है उसके यहाँ पर जो मैंने बताया है ये एक रोटर है जो कि एनोड को घुमाने का काम करता है, क्योंकि दो टाइप की ट्यूब होती है मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में। दो टाइप की ट्यूब होती है, एक रोटेटिंग होती है और एक स्टेशनरी होती है। तो यहाँ पर रोटेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें रोटर है। बाकी हम जो एनोड जब पढ़ेंगे तो उसमें दोनों टाइप की हम ट्यूब पढ़ लेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा अच्छे से। पर जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब अपन पढ़ रहे हैं अभी उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर रोटर है या फिर यहाँ पर स्टार्टर है, ठीक है। इसके दोनों साइड में जो है स्टार्टर है, ये दोनों साइड में स्टार्टर है जो कि इसको घुमाने का काम करते हैं, रोटर को घुमाने का काम करते हैं। ये दोनों स्टार्टर हो गए। जो यहाँ पर ये जो पतली सी डंडी जा रही है ये एनोड की स्टेम हो गई। स्टेम मतलब कि जो अपन पंखा देखा है, पंखा अगर घूमता है तो उसकी भी एक डंडी होती है, उसको स्टेम बोला जाता है, ठीक है। उसको स्टेम बोला जाता है जिसके ऊपर वो टिकी होती है। तो एनोड की जो प्लेट है ये इस स्टेम के ऊपर टिकी हुई है, इसको एनोड स्टेम बोल दिया। और ये जो है हमारा एनोड की प्लेट हो गई। तो इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तब जाके एक्सरे प्रोड्यूस होता है या फिर एक्सरे इमिट होता है। तो जो कैथोड है यहाँ से दो सर्किट गए हुए हैं, यहाँ से इसको गर्म किया गया। तो ये जो नीचे जा रहा है ये फोकसिंग कप है। फोकसिंग कप का काम क्या होता है? फोकसिंग कप का फोकस करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो फोकसिंग कप भी हम अगले वाले लेक्चर में, जो आगे आने वाले लेक्चर से, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इन सब चीजों को। अभी मैं ऊपर से समझा रहा हूँ ताकि हम केवल ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सके। तो ये फोकसिंग कप है, ये फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के ऊपर। तो यहाँ से जब फिलामेंट गर्म होगा तो फिलामेंट गर्म होके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे स्पेस चार्ज बनेगा, मतलब कि यहाँ पे बादल बन जाएंगे। यहाँ पर बादल बन जाएगा, ठीक है। तो बादल क्या करेगा? बादल यहाँ से जाके एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब एनोड के ऊपर स्ट्राइक होगी तो यहाँ से प्रोड्यूस होंगे हमारे एक्सरे, यहाँ से प्रोड्यूस होंगे हमारी एक्सरे, तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जो हम बात कर रहे थे कि वो ग्लास ट्यूब में रहती है, तो ये ग्लास एनवेलोप, ये जो अंदर की लेयर है, ग्लास एनवेलोप और ऊपर की जो लेयर है ये होती है हमारी प्रोटेक्टिव हाउसिंग। जो ये, ठीक है, ये जो दोनों लाइनें दिख रही है इसमें से जो ये अंदर वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी ग्लास एनवेलोप, और जो इसके बाहर है ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग है। प्रोटेक्टिव हाउसिंग का काम ये होता है, ये प्रोटेक्ट करती है ग्लास एनवेलोप को, स्क्रैच होने से, टूट जाने से इसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए बाहर की तरफ बनाई हुई है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ। अगर मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप नॉर्मली मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि हाँ क्या दिक्कत है आपको और इसका हल कैसे निकलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है एक्सरे ट्यूब का वो कैसा होता है? अभी स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, फिर भी हम एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में होता क्या है? एक्सरे ट्यूब जो होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है। जो ग्लास होता है वो बोरोसिलिकेटेड ग्लास होता है, ठीक है, बोरोसिलिकेटेड या फिर पायरेक्स बोल सकते हैं उसको। पायरेक्स ग्लास की बनी होती है जो कि अंदर से पूरी तरीके से खाली होता है एक्सरे ट्यूब का जो ग्लास होता है वो, और बाहर की तरफ से वो मेटेलिक कवरिंग जो होती है, जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग हमने
देखी थी, तो उससे कवर रहता है बाहर की साइड से, जिससे कि वो टूटे ना। और जो मेटेलिक कवरिंग जो होती है वो अंदर की तरफ से, जो मेटेलिक कवरिंग जो होती है वो अंदर से लेड से लाइंड होती है, मतलब कि उसको लेड की परत चढ़ा दी होती है अंदर की साइड से, ताकि जो एक्सरे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां पे इधर उधर भी जाएगा पूरी ट्यूब में, तो वो बाहर ना निकले, मतलब वहां से लीकेज ना हो एक्सरे का। इस वजह से अंदर से लेड से कवर होती है, लेड से कवर होती है वो। और उसके नीचे जो एक विंडो होती है, जो कि हमने देखा यहाँ पर, देखिए ये जो है ना, ये जो एक विंडो है, ये यहाँ पर एक विंडो होती है, ये वाली, ये जो एक विंडो है, तो ये जो विंडो है इससे एक्सरे बाहर आती है। तो वहां से एक्सरे बाहर आती है, जो कि ग्लास ट्यूब के नीचे की साइड होता है, ग्लास ट्यूब के नीचे की साइड होता है। और जो विंडो होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम का फिल्टर लगा होता है, जो ग्लास इन्वेलप है उसके नीचे की साइड में, और जो विंडो है उसके वहीं पे एक एल्यूमिनियम का फिल्टर लगा होता है, जो कि एक्सरे को फिल्टर करता है। ये फिल्टर्स वगैरह भी हम आगे लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ग्लास इन्वेलप और मेटालिक कवरिंग जो होती है, ग्लास इन्वेलप और मेटालिक कवरिंग हमने देख ली। मेटालिक कवरिंग लेड से लाइंड होती है, जो मेटालिक कवरिंग है वो लेड से लाइंड होती है, और जो ग्लास इन्वेलप है वो अंदर से पूरी तरीके से खाली होती है। तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब जो ग्लास इन्वेलप और मेटालिक कवरिंग है उनके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर कोल्ड ऑयल रहता है। कोल्ड ऑयल मतलब ठंडा तेल, जिसकी वजह से वो जो ट्यूब गर्म होगी उसको ठंडा कर सकते हैं, इसकी वजह से उसमें ऑयल भरा होता है। और जो ग्लास इन्वेलप होता है उसके अंदर वो तो वैक्यूम हो गई, उसके अंदर तो ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, पर उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से? कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड दोनों अंदर होंगे तभी वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस हो पाएगी। तो ये दोनों चीजें ही अंदर होती है, जो कैथोड और एनोड होते हैं। इनकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तब जाके हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये पूरा हम जितना भी प्रोसेस है ये सारे हम एक्सरे के प्रोडक्शन के जो लेक्चर होंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो कैथोड और एनोड होता है वो ग्लास इन्वेलप के अंदर की साइड में फिट रहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स। और जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब कि हमारा कैथोड हो गया, उसको फिलामेंट कहा जाता है। तो जो कैथोड हो गया वो दो वायर से कनेक्ट रहता है, जो कि मैंने इमेज में बताया था, वो दो वायर से कनेक्ट रहता है, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से उसमें नीचे दो वायर दिए हुए हैं। तो एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर यही सब होता है। आगे का जो लेक्चर है उसमें हम कैथोड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अगला लेक्चर होगा उसमें एनोड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और ये जो फोकसिंग का फोकल स्पॉट वगैरह है इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इनके सबके अपन अलग अलग लेक्चर बनाएंगे, जो ज्यादा लंबे नहीं होंगे, जो छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, उसकी वजह से अपन को अच्छे से समझ में आएगा और मैं अच्छे से डिफाइन कर सका हूँ। इसलिए बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा आप ये जरूर बताइएगा मुझे, और कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं सभी जगह एक्टिव हूँ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।